वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम पहले बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। बहुत कयासराई हो रही थी इलेक्शन की तारीख को लेके। बहुत से लोगों को ये इब्हाम था कि पता नहीं इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 8 फरवरी को होते हैं। और इसी सब सवालात में और कयासराई में लाहौर हाई कोर्ट में जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन गई हुई थी, पिटिशन थी इस मुतल्लिक से कि आरओज़ और डीआरओज़ के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया ब्यूरोक्रेसी के लोग इस्तेमाल करने का, उस पे उनको एतराज़ था। लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो दरख्वास्त थी उसको लिया और उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर दे दिया, मुअत्तल कर दिया इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से। अब क्योंकि ये फ़ैसला एक ऐसे दिन पर आया जिस पर वो जो इलेक्शन स्केड्यूल के हवाले से जो 54 तकरीबन दिन होने चाहिए इलेक्शन की तारीख़ और स्केड्यूल अनाउंस करने के लिए, इसलिए बहुत से सवाल उठ गए कि अब क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे कि नहीं। मगर घंटों में ही सुप्रीम कोर्ट जो थी वो हम कह सकते हैं कि न सिर्फ हरकत में आई बल्कि उन्होंने फ़ैसला दिया। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने फ़ौरन ही इस पर एक्शन लिया। फ़ैसला आने के चंद घंटों के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम नंबर 1 में उन्होंने इस हवाले से जो थी वो आर्ग्यूमेंट सुनी और उन्होंने फ़ैसला दे दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि वो 3 उनके पास घंटे हैं दिन ख़त्म होने में, उससे पहले वो जो इलेक्शन स्केड्यूल है वो उसको अनाउंस करें। और उन्होंने साथ में ही लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको ओवरटर्न कर दिया। अब ये जब से हुआ है तो ऑब्वियसली अब लोगों का ख्याल है कि जो इलेक्शंस की तरफ एक पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि बहुत आहिस्ता से बढ़ रहा था और सबको लग रहा था कि शायद कदम जो हैं फिर भी डगमगा रहे हैं या डगमगा सकते हैं। अब ज़रा ज़्यादा एक साबित कदम हमारा प्रोग्रेस लग रहा है उस हवाले से। इसके साथ साथ भी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसमें हल्का बंदियों के हवाले से कुछ एतराज़ात पे अगर फ़ैसला आया तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सरदार तारिक साहब ने जो 3 रुकनी बेंच को हेड किया, उन्होंने उसको भी ओवरटर्न कर दिया और उन्होंने कहा कि अब इंतखाबी स्केड्यूल जो है वो जारी हो चुका है और हल्का बंदियों पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। ये अब कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम वो दरवाज़े जो हैं जो एक इलेक्शन में ताख़ीर का बायस बन सकते हैं उन सब को बंद कर दिया है। अब इलेक्शन 8 फरवरी को होगा और सब देखेंगे। मगर इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम कह सकते हैं कानूनी मसाइल हैं वो अभी भी जारी हैं। एक तरफ तो उनके इलेक्शन सिंबल और उनका जो इलेक्शन है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उस हवाले से मसले जारी हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन में हियरिंग हुई इस हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में बेंच बैठा, उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने और अपना जो फ़ैसला है उसको महफूज कर लिया है। अब ये फ़ैसला कितनी जल्दी आता है, कितनी देर से आता है, ये भी देखना होगा। तहरीक इंसाफ के इसके अलावा भी कानूनी मसाइल जो उनके पार्टी हेड के साबिक पार्टी चेयरमैन के हवाले से हैं वो तो चल ही रहे हैं, मगर आज ये भी इत्तला आई कि तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा हैं मुराद सईद, आज़म स्वाति, हमाद अजहर, इन सब के जो 9 मई में मुलव्वस होने के हवाले से ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक ये 18 इश्तिहारी रहनुमा हैं, इन्होंने ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए, अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए ये फ़ैसला किया गया है और उनके कार्ड जो हैं ब्लॉक कर दिए हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद महबूब साहब, सरबराह हैं पिलडैट के, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स पे और जो ये हमारे इलेक्शंस के मामलात हैं। और हमें ज्वाइन किया हामिद खान साहब ने, माहिर कानून हैं, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपके ख्याल में सर जो एक कयासराई थी, बहुत एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि पता नहीं इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते, 8 को होंगे तो 10 दिन आगे भी हो सकते हैं। आपके ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये गैर यकीनी जो है ये वी पुट एन एंड टू दैट? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगरचे सुप्रीम कोर्ट के पहले भी पत्थर पे लकीर कह देने से ये काफ़ी हद तक यकीन हो गया था कि इलेक्शन होंगे,
8 फरवरी को, लेकिन अब इसको दरमियान में जो चैलेंज दरपेश हुआ उसको जो फौरी तौर पे उन्होंने एक्शन लिया और उस एक्शन को रिवर्स करके वाकई प्रोग्राम भी जारी करवा दिया और 8 फरवरी की डेट को एक बार फिर रीइंस्टेट भी कर दिया, तो उससे मज़ीद यकीन पुख्ता होता है कि अब कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो सके। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है, वैसे अदालत ने ख़ुद भी इस पर कमेंट किया है कि वो जो जज साहब थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जस्टिस नजफी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस वाज़े फैसले के बावजूद स्टे ऑर्डर देना मुनासिब समझा। वो अगरचे उसको रेफ़र कर रहे थे बड़े बेंच को, वो बात ठीक है, लेकिन एक स्टे ऑर्डर दे देना जिससे कि इंतखाब का पूरा शेड्यूल दरम बरम हो जाए और पूरा मुल्क 2 दिन बुखार में मुब्तला रहा, ये गैर मुनासिब बात थी। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने करके सबको ये पैगाम दे दिया है कि अब किसी तरफ से इस किस्म की कोई हरकत काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। जी हामिद खान साहब, सर आपने अहमद साहब की बात सुनी और सर बहुत तनकीद हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, क्योंकि ऑब्वियसली सर आप लोगों की पिटिशन थी, आप लोग जो हाई कोर्ट लेके गए और मौका भी अब मिला बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहने का कि आप लोग इलेक्शंस में ताखीर कर रहे हैं। सर क्या आप लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सोच थी इस पिटिशन के पीछे कि आप लोगों को ये डर नहीं था कि ऐसा ही होगा कि इलेक्शंस में और ताखीर हो सकती? ये कभी हो नहीं सकता। तहरीक इंसाफ कभी 1 घंटे की डिले नहीं चाहेगी और थ्रू आउट आपको पता साल भर से यही लड़ाई चल रही है और इसमें दूसरी पार्टीज ने डिले किया, चाहे वो 14 मई की तारीख थी, चाहे इस रिजोल्यूशन के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की बात थी। तहरीक इंसाफ ने हमेशा यही कहा है कि कानूनी टाइम लाइन्स के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। ये एक और कंट्रोवर्सी थी जिसके लिए जरूरी नहीं था डिले हो, ये सिर्फ कहना ये चाहते तो 1 दिन के अंदर ये मामला तय हो सकता था कि बाय जुडिशियल ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे या इंतजामिया के लोग होंगे। अब जिन हालात से तहरीक इंसाफ गुजर रही है, जिस कदर जुल्म, ज्यादती और जबर हो रहा है और उनके लीडरशिप सारी जेलों में है, उनके वर्कर्स जेलों में है, उनकी खवातीन जो है वो जेलों में है, उनको इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती इंतजामिया के लोगों से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी जो रवैया जा रहा है पिछले कुछ अरसे से, वो भी इतना ज्यादा जानिबदाराना है कि बाकी सियासी जमातों ने जो इलेक्शन कराए वो तो मंजूर है, वो सारे इसी किस्म के हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराए हुए इलेक्शन जो उनसे कम से कम बेहतर है, वो उन पर उनको एतराज है। सिर्फ मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ को किसी न किसी तरह से इलेक्शन से बाहर किया जाए। इसमें पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन मुलव्वस है, तो इसलिए उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स को नहीं लगाया बल्कि इंतजामिया से लोगों को ले लिया। इस बात की ग्रीवेंस थी, इलेक्शन डिले करने का हरगिज़ किसी किस्म का कोई नियत नहीं है। सर तो आपका ये मसला तो अब हल ना हुआ और ना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के आने के बाद? के लिए ये मसला ना हो, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मिल जाए, यकीन दहानी हो कि ये इलेक्शन जो होगा उसमें तहरीक इंसाफ को बाहर नहीं किया जाएगा और उसमें तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ प्लेइंग फील्ड ही दिया जाए, लेवल तो क्या देना है इन्होंने, हमें किसी हद तक अपने कैंडिडेट्स को भी लाने का मौका दिया जाए, उनको नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह सारी चीज के। मसला तो ये आ रहा है कि हमें खतरा है कि इन जगहों पर हमारे कैंडिडेट्स पहुंच नहीं सकेंगे, उनको उठा लिया जाएगा या उनको जबरदस्ती नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेने पे मजबूर किया जाएगा, क्योंकि अदालतें फिर एक खुली जगह होती है जहां से लोगों को उठाना इतना आसान काम नहीं होता। अब जहां एग्जेक्टिव ऑफिसर्स के पास जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। अहमद साहब आपने बात सुनी खान साहब की, सर ये बताएं कि कितना संजीदा है ये जो रिजर्वेशन है, ये खदशात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद जुडिशल ऑफिसर्स जिनको मुंतखब किया गया है कि वो इंतज़ामिया से आएंगे, इस दफ़े अदलिया से नहीं आएंगे? मेरे ख्याल में ये कहने की बात तो ठीक है, एक तासुर है कि अदलिया के लोग आते हैं तो शायद ज़्यादा एश्योरेंस होती है कि हालात के इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे, लेकिन हकीकत यह है
کہ ماضی میں انتخابات کی جو تاریخ رہی ہے، یعنی 2013 میں پی ٹی آئی نے جتنے زبردست طریقے سے اس کے خلاف ایک موومنٹ چلائی تھی، تو 2013 کا بھی تو جوڈیشری کے لوگ ہی تھے نا اس کے اندر، 2018 میں بھی جوڈیشری کے لوگ تھے، اور اس سے پہلے 2018 پہ اعتراض دوسری پارٹیوں کا تھا۔ اس کے ماضی کے جو الیکشن تھے ہمارے ہاں تو جوڈیشری ہی رہی ہے، تو جوڈیشری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو عالم بالا سے چیزیں نازل ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ انتخابات کا پورا نظام یا تو ایک طرف جاتا ہے یا دوسری طرف جاتا ہے، تو وہ جوڈیشری کے لوگ ہوں یا انتظامیہ کے لوگ ہوں، میرا خیال ہے بڑا مارجنل سا فرق ہوگا اس میں، اصل چیز وہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے، اب یہ دیکھیے نا کہ ہمارے الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 51 میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اور یہ متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا کہ 3 سورسز ہو سکتے ہیں آپ کے ریٹرننگ آفیسرز کے اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے، یا الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ ہو۔ الیکشن کمیشن کے پاس 1000 لوگ تو نہیں ہوتے، بائی الیکشن میں ہو سکتا ہے 2-4 لوگ 10 لوگ وہ اپوائنٹ کر دیں۔ دوسری انہوں نے پاسبلٹی یہ بتائی کہ صاحب جوڈیشری کے لوگ ہوں، اب جوڈیشری بھی رپورٹڈلی انہوں نے انکار کیا ہے، وہ بھی 1000 لوگ نہیں دے سکتے تھے۔ تو اب تیسری آپشن اس کے اندر لکھی ہوئی ہے قانون کے اندر کہ فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے لوگ ہوں، تو یہ کوئی غیر قانونی کام تو ہے نہیں، لیکن ٹھیک ہے پریفرنس کے لیے آپ کہتے ہیں ہماری جوڈیشری پریفرنس ہے، ماضی میں بھی یہ کہتے رہے ہیں، لیکن اب یہ اگر ممکن نہیں ہے جوڈیشری کی طرف سے تو کیا کیا جائے؟ بالکل صحیح جی۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں احمد بلال محبوب صاحب سے، ان سے بات کر رہے ہیں جو الیکشنز کے حوالے سے کچھ لیگل ایشوز ہم نے دیکھے سپریم کورٹ کے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو چیلنجز ہیں۔ جی احمد صاحب، آبویسلی ایک طرف تو الیکشنز کی تاریخ آ گئی، مگر جو پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک مسئلہ جس پہ بہت زیادہ ایک ابہام ہم کہہ سکتے ہیں یا غیر یقینی ہے ان ٹرمز آف دیئر پارٹیسپیشن، جو الیکشن کمیشن میں ان کا انٹرا پارٹی الیکشنز پہ ایشو چل رہا ہے۔ آج بھی وہاں آرگیومنٹس ہوئے، فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی خطرہ ہے کہ وہ اپنا پارٹی سمبل لوز کر دیں گے۔ جی بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے کہ خطرہ موجود ہے۔ ماضی میں ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے داخلی انتخابات کو کوسچن کیا گیا ہو اور ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہو، تو یہ غالباً پہلا واقعہ ہے پاکستان کے اندر، جبکہ کوالٹی الیکشنز کی سبھی جماعتوں کی غالباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ بڑی ایکسیپشنل بات ہے۔ اس کی ایک ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کبھی اتنا آرگنائز تھا ہی نہیں، ہمارا وہ سیکشن ہی نہیں آرگنائز تھا پولیٹیکل فائنانس کا، جس نے اب ساری چیزیں کمپیوٹرائز کر دی ہیں، سارے کانسٹیٹیوشن کمپیوٹرائزڈ ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ تو اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس کا پہلا نشانہ پی ٹی آئی تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اسلام آباد میں ایک بڑھتی ہوئی ہم کہہ سکتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد کا، اور ہم بات کریں گے یہاں کی جو بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال ہے۔ آج کل جو کرائم ہے، چاہے اسٹریٹ کرائم ہو، ڈکیتیاں ہو، اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں، مگر اب یہ جو اتوار کے دن واقعات ہوئے، اس سے اگر کوئی کسی کے ہم کہہ سکتے ہیں ذہن میں سوال تھا کہ شاید اتنی صورتحال خراب نہ ہو، اب ان کو بھی شاید اپنا جو ارادہ ہے یا ذہن ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ 3 وارداتیں ہوئیں۔ پہلا جو واقعہ تھا اس طرح کا اسلام آباد میں، وہ ایک obviously اس کے اندر ایک ہیڈ کانسٹیبل محمد اشرف اور ان کا جو بیٹا ہے وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دونوں جاں بحق ہوئے۔ G11 میں سے دونوں گزر رہے تھے باپ بیٹا، جب انہوں نے دیکھا کہ کارروائی ہو رہی ہے، ڈاکو کام پہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور کیونکہ انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو بیٹا بھی باپ کی مدد پہ آیا اور دونوں کو جو ڈاکوؤں نے گولی مار دی اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ سیکٹر G9 کراچی کمپنی میں، وہاں بھی ایک شہری
उसने मुज़ाहमत की डकैती के दौरान, तो उसको भी फायरिंग से हलाक कर दिया गया। और जो तीसरा वाक़या है वो थाना गोलड़ा के इलाके में पेश आया। वहाँ एक पुलिस मुलाजिम जो है उसके घर पे ही जो है डाकुओं ने लूट मार की और फिर घर से फ़रार हो गए। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शकील साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। शकील साहब, 3 वाक़यात वैसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ होते रहते हैं, बट शायद क्योंकि 2 में पुलिस इन्वॉल्व थी तो इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो गए, और ख़ास तौर पे पहला तो बहुत ही ट्रैजिक है। देखिए, इसमें इसलिए उसको हाइप मिली कि वो उसकी फुटेज सामने आ गई, कुछ लोगों ने बनाई थी, कुछ सीसीटीवी की फुटेज आ गई, तो उससे लोगों को मालूम हुआ कि वो सिविल कपड़ों में ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अपने घर के करीब पहुंच चुका था, और उसने देखा कि सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल पर जो सवार थे 2 लड़के वो लोगों को लूट रहे थे। तो उसने फिर भी देखे वो सिविल कपड़ों में था, वो पाबंद नहीं था, लेकिन उसने अपना फ़र्ज समझा। हालांकि ये काम हम आम शहरी तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसने फ़र्ज समझा और उसने मुदाखलत की, और उस मुदाखलत में उसकी जान गई, उसके बच्चे की जान गई। उसकी फुटेज सामने आई, कुछ लोगों ने खुद से बनाई भी थी करीब से दूर से, तो वो सारी सर्कुलेट हो गई मीडिया में, सोशल मीडिया पर आ गई, तो इसलिए हाईलाइट हो गया। हाँ, फिर साथ ही कराची को अपनी वाक़या हो गया। फिर आधे घंटे बाद इत्तला मिली कि गोलड़ा के एरिया में पुलिस सरकार है, उसके घर में डकैती की वारदात हो गई है। तो 3 वाक़यात ने मिल के एक माहौल ऐसा बना दिया इस्लामाबाद में खौफ का कि वारदातें रोज़ाना हो रही हैं। 15-20 वारदातें मामूली बात है इस्लामाबाद में डकैती राहज़नी की। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं है जहाँ पर वारदातें ना हो रही हों। पहले इत्तलात मिलती थी कि जो मसाफाती इलाके हैं, रवात, सिहाला, सरनोल, बराको, अब E7, F7, F8, F9, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ वारदात ना हो। डेली की बुनियाद पे 1-2 वारदातें हर सेक्टर में हो रही हैं, पुलिस से गश्त भी जारी है। तो फिर ये वारदातें रुकती क्यों नहीं? आम लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या वजह है। सर, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि वजह क्या है। नहीं, पहले तो आप हमें ये बताएं ना कि इतनी सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब हो गई है, ना कोई हुकूमत उसको तवज्जो देती है, ना मीडिया पे हाईलाइट होता है, ना पुलिस उस पर बात कर रही है, ये मतलब कि एक जैसे इग्नोर भी तो किया जा रहा है इस मामले को। देखिए, IG इस्लामाबाद अकबर नासिर हैं, वो उनका इस मामले पे कोई भी रिएक्शन नहीं है। सिर्फ एक मीडिया का मुंह बंद करने के लिए उनकी प्रेस्टिज जारी होती है कि नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। वही काम आज सेक्रेटरी दाखिला ने भी किया कि नोटिस लिया और रिपोर्ट तलब कर ली। क्या नोटिस लेने से, रिपोर्ट तलब करने से ये वाक़यात कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे, आवाम में तहफ़्फ़ुज़ बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है ना, सिर्फ ये एक आंखों में मट्टी डाली जा रही है। हकीकत में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खौफनाक है कि अपने जो मातहत अफसरान हैं उनको कहा गया कि आप मीडिया की परवाह ना करें, किसी का फ़ोन भी अटेंड ना करें, तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप अपना काम करें। अपना काम क्या है? वही जो उनकी पॉलिटिकल जो उनकी असाइनमेंट्स हैं और उसको पूरा करना है। यानी कि जो मतलब कि तनकीद और जगहों पे भी हो रही है वो इस्लामाबाद में भी सही है कि पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय ज़्यादा उनका वक्त जो है वो शायद सियासी कामों में और ज़ाती कामों में यही है कि हमारा क्या बनेगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, उसी चक्कर में सारा दिन वक्त गुजर जाता है। और रातों को फिर वही चीज़ चलती है कि मीटिंग होती हैं, अहकाम जारी होते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। और वैसे केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर ने उन्होंने कोई तवज्जो ली इस मामले की? वो तो खुद घर चले गए हैं रिजाइन करके और पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनको तो आप मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी में है, मुझे सेटअप में तो किरदार ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल सही। और नहीं, जब वो थे शायद मैंने सोचा तब कोई उन्होंने तब नहीं, वो भी कहते थे कि IG बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत तारीफ करते थे, तो IG को भी मौजूदा IG ने उनको भी मैनेज कर लिया हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे प्रिजन्स के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के जो हम कह सकते हैं बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानी हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो काम करता है प्रिजनर्स के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे ओवरसीज़ हो। उन्होंने इसी हवाले से अपने जो कोई लेटेस्ट फिगर्स हैं वो जारी किए हैं और उनके मुताबिक अब 14,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो शहरी हैं
वो दुनिया भर की जेलों में कैद हैं। इसमें बहुत से जो हैं हम कह सकते हैं 50% से ज़्यादा जो हैं वो ऑब्वियसली गल्फ़ में सऊदी अरेबिया और यूएई की में कैद हैं। इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि 2010 से लेके 2023 के दौरान तकरीबन 200 के करीब जो पाकिस्तानी हैं इनको सज़ाए मौत भी दी गई है। इसी हवाले से जो जेपीपी है उसने एक वेबसाइट भी तैयार की है ताकि ये जो इशू है इसको हाईलाइट भी कर सके और जो सारे इसके एदादो शुमार हों वो एक जगह पे मौजूद हों। लोग जो इंटरेस्टेड हैं चाहे वो उसको देखना चाहते हैं फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव, कोई रिसर्चर्स हो वो भी उसको इस्तेमाल कर सके। और ये समुंदर पार जो पाकिस्तानी हैं उनके जो नंबर्स हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, इन सब इश्यूज़ को उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सारा बिलाल साहिबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सारा। जी सारा साहिबा, बताइएगा ये किस तरह आपको ख्याल आया इस वेबसाइट को बनाने का या ये सारा डेटा इकट्ठा करने का? तो एक्चुअली जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान को तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तानी ओवरसीज प्रिजनर्स के लिए काम करते हुए, और हमें ये पता है कि जो ओवरसीज प्रिजनर्स की तादाद है वो स्लोली जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही थी। तो फ़र्क ममालिक में जो उनके कवानीन हैं और जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स की तादाद है और उस पाकिस्तानी प्रिजनर्स की तादाद होने की रीजंस क्या हैं, हमारी माइग्रेशन पैटर्न्स क्या हैं, और अगर उन ममालिक के साथ हमने प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट या कोई बायलैटरल मुआहदे साइन किए हुए, तो ये तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम अपने काम के लिए क्वाइट रेगुलरली ढूंढते रहते हैं। सो वी थॉट कि हमारे जैसे और लोग भी हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं इस्लामाबाद में, मिनिस्ट्रीज हैं, और उन सारों को अगर ये डेटा प्रोवाइड किया जाए तो शायद हम बेहतर जो है पॉलिसीज बना सकें पाकिस्तानी ओवरसीज प्रिजनर्स की रिहाई के लिए। जी सारा बताइए, जैसे आप की रिपोर्ट में भी सामने आया कि और हम ये हमेशा सुनते भी रहते हैं कि इतने ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है पाकिस्तानी ओवरसीज प्रिजनर्स की वो अब हमें गल्फ़ में ही मिलती है। क्या ये माइग्रेशन पैटर्न की वजह से है, उनके कवानीन बहुत सख्त हैं? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? So it is because of migration patterns primarily. अगर आप देखें तो हमारी over 90% माइग्रेशन जो होती है वो गल्फ कंट्रीज में होती है। So उसके साथ ही जितनी तादाद के आपके शहरी वहां पे जा रहे हैं, ये हमने कोई 2 रिपोर्ट्स माजी में भी लिखी हैं जिसमें आपके प्रोग्राम ने भी कवर किया है कि उन माइग्रेशंस के लिए लीगल माइग्रेशन को भी सीख करते हुए वो पाकिस्तानी दे ऑफन बिकम विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, राइट। सो फिर जब वो गल्फ कंट्रीज में पहुंचते हैं तो वहाँ के कवानीन और वहाँ का फॉरेन जस्टिस सिस्टम जो है वो ज्यादा संगीन है, वहाँ पे सजाएं भी ज्यादा संगीन है, और वहाँ पे अगर आप एज ए फॉरेन नेशनल हो तो आप इनहेरेंट डिसएडवांटेज पे होते हो, आपको वकील नहीं प्रोवाइड किया जाता अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास ट्रांसलेटर्स एडिक्वेट नहीं होते, आप स्टेटमेंट्स साइन कर रहे हो तो आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स की समझ नहीं आती। सो एक तो आप तादाद देखें जितने लोगों की जा रही है, दूसरी वहाँ के जो पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में जो उनके कवानीन है, और तीसरी बात पाकिस्तानियों की सहूलियात वहाँ पे टू इंटरैक्ट विद द लीगल सिस्टम टू डिफेंड देमसेल्व्स वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से यू सी पाकिस्तानी काफी भारी तादाद में बीइंग इम्प्रिजन्ड इन द गल्फ, और उनको संगीन सजाएं भी मिल रही हैं, और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक में उनको सजाएं मौत भी दी जा रही है और कैरी आउट भी हो। सारा साहब ये बताइएगा कि ऐसी वेबसाइट या जिस तरह आपने ये डेटा इकट्ठा किया है, क्या इससे आपके ख्याल में जो हमारे फॉरेन मिशंस हैं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो शायद बेहतर मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों की, क्या उनके ऊपर भी कोई दबाव आ सकता है, या आप कोशिश करेंगे कि हाईलाइट हो ये इशू? क्योंकि ऑब्वियसली अगर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कहीं कैद है तो जिम्मेदारी तो फॉरेन मिशन की बनती है जो उस मुल्क का है। Absolutely, but I would also say आरफा कि ये सिर्फ हमारे फॉरेन ऑफिस के ऊपर लागू नहीं है, फर्ज नहीं है, बिकॉज पाकिस्तानी शहरी होने
کی حیثیت سے ہمارے آئین میں آرٹیکل 4 میں ہمیں یہ بنیادی حق دیا گیا ہے کہ ہم جس بھی ایز اے پاکستانی سٹیزن ہمارا رائٹ ٹو ڈیو پروسیس، ہمارا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہمارے ساتھ ٹریول کرتا ہے. اس لحاظ سے ہماری قانون جو ہے، ہمارا آئین جو ہے بہت پروگریسو ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی کسی بھی ملک کے کسی بھی جسٹس سسٹم میں ہمیں وہاں پہ کوئی بھی پاکستانی شہری کو سزا فیس کرنی ہو یا کوئی مقدمہ فیس کرنا ہو، اگر اس مقدمے کے درمیان اس کے بنیادی حقوق ٹو فیئر ٹرائل کمپرومائز ہو رہے ہیں تو ہماری حکومت پہ فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ایک عام شہری بھی اور پالیسی میکرز بھی اور باقی منسٹریز بھی جنہوں نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز، بیورو آف امیگریشن، اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن، فارن مشنز، ان کو بھی پتا ہو کہ ہمارے ٹرینڈز کیا ہیں. اور ایک اور چیز جو ہماری ڈیٹا پورٹل پہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے، وہ ہے جن ممالک کے ساتھ پاکستان نے بائی لیٹرل پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹس، پرزنر ٹرانسفر کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، وہ بھی لسٹڈ ہیں تاکہ وہ پاکستانی شہری اور مشنز ان ٹرانسفر اگریمنٹس کے تھرو اپلیکیشنز ڈالیں تاکہ وہ اپنے آ کے سزائیں اور اپنے سزا کا پاکستان میں آ کے واپس کریں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.